नमस्कार, अंतरिक्ष विज्ञान के इस बेहद खास और विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा की जो हमारे इतिहास को पूरी तरह से पलट कर रख देने वाली है, चांद पर हमारी वापसी। लेकिन सुनिए, इस बार हम वहां सिर्फ झंडा गाड़ने या घूमने नहीं जा रहे हैं। इस बार चांद मंगल ग्रह तक पहुंचने की हमारी सबसे बड़ी सीढ़ी बनने वाला है। तो आइए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर में गोता लगाते हैं और इसके हर पहलू को समझते हैं। 55 ये महज कोई मामूली संख्या नहीं है। ये पूरे 55 सालों के एक बहुत लंबे और भारी इंतजार का प्रतीक है। जरा सोचिए, 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद से अब तक किसी भी इंसान ने चांद की सतह पर कदम नहीं रखा है। 5 दशकों का ये सूखा अब आखिरकार खत्म होने जा रहा है और इसी शानदार वापसी का नाम है नासा का आर्टेमिस मिशन। आज हम जिन मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे वे हैं, सबसे पहले यह 55 साल का लंबा इंतजार, फिर आर्टेमिस 2 की रिहर्सल, उसके बाद आर्टेमिस 3 की वो ऐतिहासिक लैंडिंग, अंतरिक्ष का वो अद्भुत लूनर बैले यानी कक्षीय प्रक्रिया, और अंत में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, आर्टेमिस 2, जो कि इस पूरे महाकाव्य की एक बहुत ही जरूरी रिहर्सल है। ये 10 दिनों की एक ऐसी अहम टेस्ट फ्लाइट होने वाली है जो ये साबित करेगी कि नासा का वो विशालकाय स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट इंसानों को गहरे अंतरिक्ष में जिंदा रख सकते हैं या नहीं। और इस मिशन की कमान संभालेंगे 4 बेहद होनहार अंतरिक्ष यात्री, अमेरिका से मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच, पायलट विक्टर ग्लोवर और कमांडर रीड वाइसमैन, साथ ही कनाडा से मिशन स्पेशलिस्ट जेरेमी हैंसन। ये चारों बहादुर चांद की सतह से 10,000 किलोमीटर ऊपर से उड़ान भरेंगे और ऐसे नज़ारे देखेंगे जो पिछले 50 सालों में किसी ने नहीं देखे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कक्षीय विज्ञान काम करता है, जिससे फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। इसका मतलब क्या है? दरअसल आर्टेमिस 2 के यात्री चांद पर उतरेंगे नहीं, बल्कि यह उड़ान पथ एक तरह के ब्रह्मांडीय सेफ्टी नेट का काम करता है। चांद का चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खुद ब खुद ओरियन स्पेसक्राफ्ट को एक स्लिंगशॉट की तरह वापस घर की तरफ खींच लेगा, वो भी बिना किसी भारी इंजन पावर के। है ना एकदम अचूक तरीका। इस रिहर्सल के बाद आता है हमारा मुख्य इवेंट, आर्टेमिस 3, वो मिशन जो असल में एक ऐतिहासिक लैंडिंग करवाएगा। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, नासा इतना भारी जोखिम उठाकर चांद के उस अंधेरे, बर्फीले और पूरी तरह से अनजान दक्षिणी ध्रुव पर क्यों उतरना चाहता है, वो हिस्सा जहां आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। और हाँ, आपको याद ही होगा कि भारत का चंद्रयान 3 भी बिल्कुल इसी क्षेत्र में उतरा था। आखिर उस गुप्त अंधेरे में ऐसा क्या खजाना छिपा है? उसका सीधा सा जवाब है पानी। चांद के इस दक्षिणी ध्रुव पर भारी मात्रा में पानी मौजूद है, वो भी ठोस बर्फ के रूप में। और ये पानी सिर्फ पीने के काम नहीं आएगा, इस बर्फ को तोड़कर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, और सबसे बड़ी बात, इससे रॉकेट का ईंधन भी बनाया जा सकता है। सच कहूं तो ये बर्फ चांद के उस अंधेरे हिस्से को मंगल ग्रह तक जाने के लिए एक प्राकृतिक गैस स्टेशन में बदल देती है। अगर हम आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 की तुलना करें तो दाव कितने ऊंचे हो जाते हैं ये बिल्कुल साफ हो जाता है। आर्टेमिस 2 महज 10 दिनों का एक सुरक्षित कक्षीय परीक्षण है जिसमें चारों यात्री ओरियन के अंदर ही रहेंगे। लेकिन 2027 के लिए तय किया गया आर्टेमिस 3 मिशन सब कुछ बदल देगा। इसमें अंतरिक्ष यात्री 25 से 30 दिन अंतरिक्ष में बिताएंगे, और सबसे खास बात, इतिहास में पहली बार कोई महिला चांद की सतह पर कदम रखेगी जो करीब 6 से 7 दिनों तक वहां रहकर रिसर्च करेगी। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब बात करते हैं इस पूरे मिशन की सबसे जटिल प्रक्रिया की, द लूना बैले, यानी अंतरिक्ष में होने वाला एक बिल्कुल सटीक और गणितीय कक्षीय नृत्य। पृथ्वी से निकलने की ये प्रक्रिया किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। लॉन्च पैड से उड़ान भरते ही SLS रॉकेट के बेहिसाब ताकतवर बूस्टर फायर होते हैं। 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही ये बूस्टर अलग हो जाते हैं। फिर 160 किलोमीटर पर कोर स्टेज भी अलग हो जाता है, और उसके बाद आता है मास्टर स्ट्रोक, ट्रांस लूनर इंजेक्शन, यानी रॉकेट का ऊपरी हिस्सा ओरायन स्पेसक्राफ्ट को एक ऐसा जबरदस्त धक्का मारता है कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को चीरता हुआ सीधे चांद की ओर निकल पड़ता है। अब शुरू होता है अंतरिक्ष का वो अचूक मिलन। ओरियन चांद की कक्षा में पहुंचता है चौथे दिन। 5वें दिन ये स्पेसएक्स के बनाए गए स्टारशिप HLS यानी ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के साथ जुड़ जाता है। ये स्टारशिप पहले से ही चांद की कक्षा में इंतजार कर रहा होगा। डॉकिंग होते ही 2 यात्री स्टारशिप के अंदर चले जाएंगे और फिर वो विशालकाय यान
अपने 3 पैरों पर चांद के दक्षिणी ध्रुव की ओर अपनी ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए नीचे उतरना शुरू करेगा। चांद की सतह पर बिताए जाने वाले वे 6 से 7 दिन बेहद व्यस्त होने वाले हैं। अंतरिक्ष यात्री वहां की मिट्टी और पत्थरों के नमूने इकट्ठा करेंगे, सिस्मोमीटर जैसे आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण लगाएंगे और सबसे अहम, उस बहुमूल्य बर्फ की बड़े पैमाने पर तलाश करेंगे जो भविष्य के मंगल मिशनों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। और हाँ, वे लोग वहां किसी साधारण टेंट में नहीं रहेंगे। वो अत्याधुनिक स्टारशिप ही उनका हाईटेक बेस कैंप होगा, जहां मून वॉक की थकान के बाद वे आराम करेंगे और सोएंगे। अब आते हैं इस मिशन के आखिरी और सबसे दिल धड़काने वाले हिस्से पर, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी और उससे आगे की अपार संभावनाएं। चांद की सतह से वापस लौटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। काम खत्म होने के बाद स्टारशिप सतह से उड़ान भरकर वापस कक्षा में मौजूद ओरियन से जुड़ेगा। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं, ये स्टारशिप पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। इसे भविष्य के मिशनों में एक स्पेस टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए चांद की कक्षा में ही छोड़ दिया जाएगा। यात्री वापस ओरियन में शिफ्ट होंगे और फिर ओरियन पृथ्वी की ओर अपनी घर वापसी के लिए इंजन फायर करेगा। घर वापसी का ये सफर सच में सांसें थाम लेने वाला होगा। चांद की कक्षा छोड़ने के करीब 4 दिनों बाद ओरियन 400 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, बिल्कुल एक आग के गोले की तरह। 25,000 फीट की ऊंचाई पर 2 पैराशूट खुलेंगे और फिर 18,000 फीट पर 3 और पैराशूट खुलेंगे, ताकि इस भारी भरकम कैप्सूल की रफ्तार को सुरक्षित रूप से काबू में किया जा सके। और अंत में प्रशांत महासागर के पानी में एक बेहद सटीक स्प्लैशडाउन होगा। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर मानवता चांद के उस जमा देने वाले दुर्गम दक्षिणी ध्रुव पर काम करना और वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करना सीख जाती है, तो क्या हम अंततः लाल ग्रह यानी मंगल पर